प्रिय छात्रों, परफेक्शन आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में आधुनिक भारत के इतिहास से जो सवाल पूछे जा सकते हैं, जो संभावित सवाल हैं आपके, उसमें से एक सवाल की चर्चा मैंने पिछले क्लास में की थी और आज एक नए सवाल के साथ फिर हम लोग क्लास में हैं और आपसे इस सवाल के बारे में और इसका जवाब किस तरह से लिखना चाहिए इसके बारे में चर्चा की जाएगी। हमारा आज का सवाल है, उन बहुमुखी कारकों की चर्चा करें जिनके कारण 1857 का विद्रोह भड़क उठा। ये हमारे सवाल में है कि बहुमुखी कारकों की चर्चा करें। इसके कहने का मतलब है कि 1857 के विद्रोह के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। सवाल में ही छिपा हुआ है कि इस विद्रोह के कई एक कारण थे और इसलिए अक्सर अंग्रेजी इतिहासकारों के द्वारा इसको सिपाही विद्रोह का नाम दिया गया है और कहा गया है कि साहब ये सिपाही विद्रोह ही था, महज एक सिपाही विद्रोह था। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल ही उचित नहीं होगा, क्योंकि ठीक है, इस विद्रोह की शुरुआत सिपाहियों के द्वारा की गई थी। आपने देखा था कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी के द्वारा आपने देखा कि बैरकपुर में, जो मुर्शिदाबाद के पास है, एक सैनिक छावनी थी। वहाँ अंग्रेज अधिकारियों के निर्देशों को मानने से मना किया गया, उन पर गोलियां चलाई गई और फिर 10 मई को मेरठ का जो सैनिक जो शिविर था अंग्रेजी सेना का, वहाँ एक भयानक विद्रोह फूटा और इन सिपाहियों ने न सिर्फ अपने बंदी साथियों को रिहा कराया यहाँ, बल्कि इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की। हथियार और गोले बारूद अपने साथ लिए और ये दिल्ली की ओर चल पड़े थे। चूँकि दिल्ली में भारत का मुग़ल बादशाह, जो नाम मात्र का ही मुग़ल बादशाह था, बहादुर शाह जफ़र, और ये दिल्ली पहुँच करके बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में भारत में आज़ादी की लड़ाई शुरू करना चाहते थे और इनकी हार्दिक इच्छा थी कि साहब बहादुर शाह जफ़र जो है उनका नेतृत्व करें। तो इस तरह से यह विद्रोह जो था सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था और सिपाहियों के विद्रोह करने के कई एक जायज़ कारण भी थे। इन सिपाहियों के विद्रोह का काफ़ी पुराना इतिहास भी रहा है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल में खास करके शुरुआती दिनों में जिस देसी सेना का गठन किया अंग्रेजी सत्ता के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा, उसमें अवध और पश्चिमी बिहार के ऊंची जाति के अधिकांश लोग सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे अंग्रेजी सेना में और इन्होंने अपनी बहादुरी से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पूरे देश को जीतने का काम किया था। तो इस तरह से ये जो थे, ये पेशेवर लोग थे। इनके निष्ठा में, इनके अनुशासन में आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई कमी थी। अगर ऐसा होता इनके साथ तो ये अंग्रेजी सेना के इतने मददगार साबित नहीं हो सकते थे। लेकिन भारतीय सिपाहियों के विद्रोह की परंपरा जो है वो भी काफ़ी पुरानी है। 1764 में बक्सर की लड़ाई के मैदान में ही मेजर हेक्टर मुनरो की सेना के एक देसी बटालियन ने बगावत किया था और फिर 1806 में बेलोर में भी सिपाहियों ने विद्रोह किया। यहाँ इस विद्रोह का मुख्य कारण जो था, वहाँ के सैन्य अधिकारी के द्वारा दिया हुआ वो आदेश था जिसके द्वारा भारतीय सिपाहियों को तिलक लगाने पर, चुटिया रखने पर, दाढ़ी रखने पर रोकने का आदेश निर्गत किया गया था और सभी सिपाहियों के लिए ये आदेश पारित हुआ था कि वो चमड़े के बने हैट का प्रयोग करें। तो 1806 में भी सिपाहियों ने बगावत किया। फिर 1824 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज के सिपाहियों ने बगावत किया। 1844 में बगावत किया। इसलिए सिपाहियों के विद्रोह करने के विद्रोह का ये काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। हाँ, ये निश्चित तौर पर ये सही है कि 57 के विद्रोह की शुरुआत जो है वो सिपाहियों के द्वारा की गई है, लेकिन इसे केवल सिपाही विद्रोह कहा जाए ये बहुत जायज़ नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात है कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह, चूँकि देखिए 1757 से लेकर 1857 तक का जो 100 वर्ष है, तो इन 100 वर्षों में लगभग 100 से अधिक छोटे मोटे विद्रोह हुए। अंग्रेज़ों की सत्ता को हटाने के लिए हम भारतीयों ने संघर्ष किया और हम सफल नहीं हो पाए थे। आदिवासियों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए
और आदिवासियों को भी जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई थी। तो इस तरह से 1857 का विद्रोह जो है पुराने तरह की जो लड़ने की परंपरा थी, उस परंपरा का शायद ये जो था ये अंतिम अध्याय इसको माना जाए। और इस तरह जब इस सवाल का जवाब आप लिखना शुरू करें तो इसको आप इस रूप में शुरू कर सकते हैं कि 1857 का विद्रोह जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। और यद्यपि यह विद्रोह जो था वो असफल रहा और जिन उद्देश्यों से विद्रोह हुआ उन उद्देश्यों को ये प्राप्ति नहीं कर पाया, लेकिन इस विद्रोह के काफ़ी महत्वपूर्ण परिणाम हुए थे। और आपने देखा कि आगामी जो स्वतंत्रता आंदोलन है इसमें इस 1857 के विद्रोह की स्मृतियों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हमारे विद्रोही नेताओं ने, हमारे सेनानियों ने जो अपनी शहादत दी, जो अपने बलिदान दिया, उससे हमारा पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जो है प्रेरित होता रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ शुरू कर सकते हैं, इस तरह से आंसर को लिखने का काम आप शुरू कर सकते हैं। फिर अब आप आइए कारणों पर। तो सबसे पहले हम लोग विद्रोह के राजनीतिक कारण की चर्चा करें। आप जानते ही हैं कि अंग्रेज़ यहाँ व्यापारी के रूप में आए थे और 1757 में अंग्रेज़ों ने पहली बार, और 1757 से थोड़ा और पहले भी चलें तो कर्नाटक के युद्धों में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने हस्तक्षेप करके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जो दुर्बलताएं थी उसका थोड़ा सा एहसास कर लिया था। और अब इन लोगों ने मजबूती के साथ भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। और अंग्रेज़ों का जो पहला लक्ष्य था वो बंगाल बना। अंग्रेज़ों का पहला शिकार जो था वो बंगाल प्रांत बना। बंगाल हिंदुस्तान के समृद्ध प्रांतों में एक था और यहाँ की कृषि, यहाँ का उद्योग, यहाँ का व्यापार सब काफ़ी उन्नत अवस्था में था। तो आपने देखा कि किस तरह से बंगाल से ही अपनी शुरुआत करते हैं और 100 वर्षों के भीतर 1856 तक आते आते पूरा देश जो है इनके नियंत्रण में आ जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि बहुत सारे देसी रियासतों का विलय कर लिया इन्होंने, बहुत सारी देसी रियासतों के राजाओं को हरा दिया, उनको उनके पद से अपदस्थ कर दिया गया। और फिर ये सिर्फ राजाओं का ही मामला नहीं था, बल्कि उनका पूरा का पूरा दरबार था। उनके साथ काम करने वाले जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, फिर उनकी सेना के जो लोग थे, वो सारे के सारे बेरोजगार होते चले गए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये अंग्रेज़ों ने अपने राजनीतिक मंशूबों को पूरा करने के लिए भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था था उसको बिल्कुल चरमरा देने का काम किया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपने देखा कि साहब देसी रियासतों को, जिनको पहले से उत्तराधिकारी प्राप्त करने का, मतलब गोद लेने का अधिकार पहले से प्राप्त था, उनको गोद लेने से मना कर दिया गया। और ऐसा करके 6-7 रियासतों को हड़पा गया डलहौजी के ज़माने में। फिर आपने देखा कि अवध जैसा प्रांत जो शुरू से ही अंग्रेज़ों का मित्र राज्य रहा था और हमेशा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसने मदद की थी, उसको भी कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ये फिर इसके अलावा इतना ही नहीं था, बल्कि मुग़ल बादशाह के साथ भी जो बेहतर सलूक होना चाहिए था वैसा सलूक नहीं किया जा रहा था। यद्यपि 1803 में ही मुग़ल बादशाह जो थे वो अपनी हैसियत खो चुके थे और दिल्ली में जो अंग्रेज़ रेजिडेंट था वही जो मुग़ल साम्राज्य का बचा हुआ हिस्सा था वहाँ वो शासन कर रहा था। लेकिन मुग़ल बादशाहों को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा था और जिस तरह से उनको महल तक खाली करने के आदेश दिए जा रहे थे, तो ये सारी खबरें जो थी वो भारत का जो पुराना राजनीतिक ढांचा था, जो पुराना राजघराना था, उसमें ये सही सूचना नहीं जा रही थी। और वो समझ रहे थे कि साहब ये अंग्रेज़ जो हैं वो किसी के नहीं हैं और किसी को बकसने वाले भी नहीं हैं। तो इस तरह आपने देखा कि राजनीतिक जो कारण हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और आप विद्रोह के दौरान देखेंगे भी कि बड़ी संख्या में जो राजे रजबारे हैं और जो बड़े ज़मींदार हैं उन्होंने विद्रोहियों का साथ भी दिया है। इसके अलावा आप देखें कि आर्थिक कारण जो है वो आर्थिक कारण भी इस विद्रोह के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। इस तरह से महत्व रखते हैं
कि अंग्रेज़ों का इरादा भारत में क्या है, अंग्रेज़ों का लक्ष्य क्या है कि भारत का अधिकाधिक शोषण करना। और सच पूछिए तो ब्रिटिश जो औद्योगिकीकरण है, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई है, तो अगर भारत जैसा साम्राज्य अंग्रेज़ों के पास नहीं होता तो शायद औद्योगिक क्रांति इतनी सफल नहीं हो पाती। तो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ जो हैं वो बिल्कुल हमारे लिए विनाशकारी साबित हुई है। हमारी खेती, हमारी कृषि, हमारा उद्योग, हमारा व्यापार और फिर हमारे यहाँ की जो दस्तकारी है, उस सबको अंग्रेज़ों ने क्या किया कि एक एक करके विनष्ट करने का काम किया। सबसे पहले जहाँ तक खेती और कृषि का संबंध है, तो अंग्रेज़ों ने आते ही यहाँ लगान की दर को बढ़ाने का काम किया। और उनके शासनकाल में जो 3 बंदोबस्त किए गए, अस्थाई बंदोबस्त, महलबारी बंदोबस्त और रेतवारी बंदोबस्त, तो इन तीनों ही भू राजस्व प्रबंधनों की ये विशेषता रही है कि किसानों पर लगान के बोझ जो थे वो मैक्सिमम स्तर तक बढ़ाए गए थे। मतलब कि किसानों के पास शायद ही बहुत ज़्यादा बच पाता हो। और यही कारण था कि पूरे अंग्रेजी शासनकाल में भारत के बहुत बड़े इलाके में अकाल जैसी स्थिति और बड़े बड़े अकालों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा आप देखें कि अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीतियां हैं, उसका परिणाम यह हुआ कि भारत का जो विश्वविख्यात कपड़ा उद्योग था वो समाप्त हो गया। इसके अलावा धातु कर्म उद्योग, यहाँ का कांच उद्योग जो काफ़ी उन्नत अवस्था में था और जिसकी पूरी दुनिया में मांग हुआ करती थी, तो अंग्रेज़ों ने ऐसी नीतियाँ बनाई जिसके चलते हमारे ये सारे के सारे उद्योग धंधे जो थे एक एक करके बंद होते चले गए। और भारत जो था अब सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक और इंग्लैंड के बने सामान का आयातक बन करके रह गया था। तो इस तरह से आपने देखा कि अंग्रेज़ों के आने के बाद न सिर्फ किसानों का संकट बढ़ा है, न सिर्फ किसान तबाह हुए, बल्कि आप देखें कि कारीगरी करने वाले लोग, इसके अलावा भारत का जो जमींदार परिवार है ना, तो इस तरह से समाज का जो विभिन्न वर्ग था वो अंग्रेज़ों के शोषण का शिकार हुआ और सभी लोगों के आर्थिक स्थिति में गिरावट के संकेत मिले हैं। मतलब कि समाज के जितने भी वर्ग थे, सभी लोगों की आमदनी अंग्रेज़ों के आने के बाद घटी है। और इस तरह से अंग्रेज़ जो थे भारत का ज़बरदस्त तरीके से आर्थिक शोषण कर रहे थे और धीरे धीरे भारत जो था वो गरीब बनता जा रहा था। इस बात की चर्चा दो भारतीय सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी आर्थिक इतिहासकारों ने की भी है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब में, और फिर रमेश चंद्र दत्त ने जो आर्थिक इतिहास लिखा, तो उसमें उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्थिक चालें हैं उसको समझाने का प्रयास किया है। और उस किताब में इस बात की विशद व्याख्या की गई है कि किस तरह से भारत का धन जो है उसका विदोहन हो रहा है और जो धन भारत से जा रहा है उसके एवज में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अलावा भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण की शुरुआत करना और फिर और भी कई तरह के हथकंडे जो थे अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाए गए, और जिसका परिणाम हुआ कि भारत का कृषि, भारत का उद्योग, भारत का व्यापार जो था पूरा का पूरा विनष्ट हो गया और हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ती चली गई और जो गरीबी थी, गरीबी और भी बढ़ी इनके कारण। सामाजिक कारण को भी 57 के विद्रोह के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। सामाजिक कारण का कहने का मतलब यहाँ ये है कि अंग्रेज और भारतीय जो थे, अंग्रेज़ों ने हमेशा भारतीयों से दूरी बनाए रखी, भारतीयों से कभी भी बहुत घुलने मिलने का प्रयास नहीं किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजी सरकार कभी भी भारतीयों की भावनाओं को सही तरीके से न जान सकी, न समझ सकी। तो ये जो शासक और जो शासित थे उनके बीच की जो अलगाव है, तो ये अलगाव भी जो था ये विद्रोह का एक कारण बना था। और इसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि अंग्रेज जो थे वो नस्लीय श्रेष्ठता के दावे को स्वीकार करने वाले लोग थे और उनका मानना था कि साहब वो उच्च नस्ल के लोग हैं और भारतीयों को वो अपने से निम्न कोटि का लोग मानते थे और उनको बराबरी का दर्जा देने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। तो इस कारण भी क्या हुआ कि सामाजिक दूरियां जो थी वो बढ़ी और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। जो पढ़े लिखे भारतीय थे जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर के अच्छी पढ़ाई लिखाई की थी, जो योग्यता में और अपने हुनर और कौशल में
अंग्रेज़ों से बिल्कुल ही कम नहीं थे, जो ICS की परीक्षाओं में सफल होने की योग्यता रखने वाले लोग थे, उनके साथ भी अंग्रेज़ों का बर्ताव जो था वो बेहतर नहीं हुआ करता था। और सार्वजनिक जगहों पर भारतीयों के साथ अंग्रेज़ों के द्वारा अदने छोटे मोटे अंग्रेज़ अधिकारियों के द्वारा जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह का बर्ताव किया जाता था, तो वो जो था वो लोगों में रोष की भावना पैदा करता था। इसके अलावा आप देखें कि कुछ और भी कारण हैं। आपने देखा कि किस तरह से बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। उससे और थोड़ा पहले चले तो 1802 में एक कानून लाया गया और जिसके द्वारा राजस्थान में बालिका जो वध की प्रथा थी उसके लिए कानून लाया गया था, सती प्रथा को रोका गया। फिर विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी प्रदान की गई। तो ये सारी जो घटनाएं थी तो ठीक है कि ये जो था ये समाज को आगे ले जाने वाला कदम था, लेकिन जो रूढ़िवादी भारतीय थे तो उनको ऐसा लगा कि साहब ठीक है, ये कुरीतियाँ हैं, इन कुरीतियों को हम स्वयं दूर करेंगे, समाज को पहले जागरूक करेंगे और फिर समाज को फिर इसके लिए तैयार किया जाएगा। और उनको ये चीज़ अखर रही थी कि अंग्रेज़ जो थे इसके लिए कानून का निर्माण कर रहे थे और इसको उन्होंने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मामले में हस्तक्षेप माना था और इस चीज़ को कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आपने देखा कि अंग्रेजी शासनकाल में कुछ धार्मिक कारण भी हैं। धार्मिक कारण कहने का मतलब है कि 1813 के बाद 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और धर्म प्रचार करने की आज़ादी मिली और ईसाई धर्म प्रचारकों ने आते ही आते क्या किया, आते ही आते भारतीय और इस्लामी धर्म और संस्कृति पर हमला बोलना शुरू किया। खुलेआम सार्वजनिक जगहों पर वो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की आलोचना किया करते थे और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की खिल्लियाँ उड़ाया करते थे और फिर अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते थे। तो और जिस तरह से इन चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता था तो इससे जो भारतीय थे ये अपने आप को काफ़ी आहत महसूस कर रहे थे। और फिर स्कूलों में और जेलों में जिस तरह से ईसाई पादरियों के द्वारा जेलों में जाकर के, स्कूलों में जाकर के ईसाई धर्म की दीक्षा दी जा रही थी और लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित होने के लिए कहा जा रहा था, उनको प्रलोभन दिया जा रहा था, उन पर दबाव बनाए जा रहे थे। तो इससे भी भारतीय जनमानस जो था वो काफ़ी उद्वेलित था, काफ़ी परेशान था और उसको लग रहा था कि साहब अंग्रेज़ों की मंशा ये है कि भारत को एक ईसाई राज्य के रूप में बदल दिया जाए। तो फिर हमारे भारत के लोगों ने अपने धर्म को सुधारने के लिए समाज सुधार और धर्म सुधार आंदोलन को शुरू भी किया। और स्वाभाविक बात है कि हम समझ रहे थे कि साहब ये जो है हमारे धर्म को बिल्कुल नष्ट कर देना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट कर देना चाहते हैं। और फिर आपने देखा कि विद्रोह की शुरुआत किस बात से हुई है, चूँकि एक नए तरह के राइफ़ल अंग्रेजी सेना को प्रयोग करने को दिया गया है, जिसको इनफील्ड राइफ़ल का नाम दिया गया है। इनफील्ड राइफ़ल है और इसमें जो कारतूस भरे जाते हैं वो कारतूस जो हैं उस पर एक कवर चढ़ा हुआ है और ये कवर जो है इसके बारे में कहा जाता है, ऐसी अफवाह है कि साहब ये गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ कवर है और बंदूक में कारतूस को डालने के पहले उसको दांत से काटना पड़ता था। तो ये अफवाह भी बड़े ज़ोरों से फैला हुआ था कि अंग्रेज़ जो हैं वो सब के सब लोगों को ईसाई बना देने पर आमादा हैं। और स्वाभाविक बात है कि गाय और सूअर ये दोनों जो हैं ये हिंदू और मुसलमान की भावनाओं को आहत करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा माहौल जो था अंग्रेज़ों के खिलाफ असंतोष का माहौल बना हुआ था। राजनीतिक क्षेत्र में लोग असंतुष्ट थे। आपने देखा कि राजनीतिक मामलों में भारतीयों की पूछ नहीं थी। जो शासन प्रशासन के जो ऊंचे पद थे वहाँ भारतीयों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित कर दिया गया था, भारतीयों को कम योग्यता वाला माना गया था। तो इस तरह से राजनीतिक कारणों को आपने देखा। दूसरी बात है जो आर्थिक कारण है, तो आर्थिक कारण में आपने देखा कि अंग्रेज़ों ने अपने 200-250 वर्षों के शासनकाल में भारत को गरीबी की अतल गहराइयों में डुबोने का प्रयास किया। और आज भी भारत जो पिछड़ा हुआ है इसके लिए कुछ हद तक अंग्रेजी शासनकाल जिम्मेवार है। 200 वर्षों तक हमारा ज़बरदस्त शोषण हुआ और हमारे देश की संपदा को अंग्रेज़
लूट कर ले गए। और फिर हमारे यहाँ के उद्योग, हमारे यहाँ की कारीगरी, हमारे यहाँ की दस्तकारी, हमारे यहाँ के कृषि है ना, सबको अंग्रेज़ों ने क्या किया कि चौपट किया, बर्बाद किया। इसके अलावा सामाजिक तौर पर भी अंग्रेज़ जो थे हमेशा एक सर्वश्रेष्ठता की भावना से भरे होते थे और हमेशा भारतीयों के साथ दूरी बनाए रखने का प्रयास किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि खुलेआम आप पार्क में, होटलों में, क्लबों में भारतीयों का प्रवेश वर्जित था और कई जगहों पर तो लिखा जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। और इस तरह की बातें जो हैं ये भारतीयों को काफ़ी आहत करती थी, भारतीयों को काफ़ी प्रभावित करती थी। फिर आपने देखा कि धार्मिक हस्तक्षेप भी ये चाह रहे थे, इनका नस्लीय दृष्टिकोण भी था। तो आप अपने सवाल के जवाब में इन सारे कारकों को लिख सकते हैं। अब इस सवाल का जो दूसरा पक्ष है कि विद्रोह की विफलता के लिए उत्तरदायी कारकों का विवेचन करें। सच्चाई है कि 57 से लेकर 1857 से लेकर के 1859 तक जो मध्य भारत और उत्तर भारत का इलाका जो है ये विद्रोह का केंद्र बना रहा है। और लेकिन आप देखें कि साहब पूरा का पूरा भारत जो है वो विद्रोह से प्रभावित नहीं है। दक्षिण भारत का बहुत बड़ा इलाका विद्रोह से प्रभावित नहीं है। पूर्वी भारत जो है बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। उधर आप देखें कि पंजाब में जो सिख राज्य है, जो सिख हैं वो शांत हैं। गुरखे जो हैं वो अंग्रेज़ों का साथ देने को तैयार है। तो इस तरह से देखें कि पहली बात तो यह है कि विद्रोह का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो सीमित है, ये अखिल भारतीय स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया है। और बगावत की शुरुआत जो है, बगावत का मुख्य केंद्र जो है वो उत्तर भारत और मध्य भारत के ही कुछ खास केंद्र हैं। तो ये विद्रोह की जो सीमित भौगोलिक पहुंच है और एक अखिल भारतीय जो विद्रोह का रूप होना चाहिए वो नहीं हो सका, ये इस विद्रोह की विफलता का एक बड़ा कारण है। दूसरी बात है कि साहब क्या समाज के सभी वर्ग के लोगों की इसमें भागीदारी रही है? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें बराबरी के साथ भागीदार थे। व्यापारियों का वर्ग है, साहूकारों का वर्ग है, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, बहुत सारे जो कई राज्यों के राजा लोग हैं, और फिर जो भारत का पढ़ा लिखा वर्ग है वो इस विद्रोह में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले रहा है। उसकी सक्रियता जो है इस विद्रोह में दिखाई नहीं जा रही है, दिख नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि साहब जो समर्थन मिलना चाहिए और शायद उतना समर्थन इस विद्रोह को नहीं मिल पाया है। फिर नेतृत्व और संगठन की भी बात है कि शायद यहाँ आपने बहादुर शाह जफ़र को, मेरठ से सिपाही पहुँचे दिल्ली और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता माना। तो बहादुर शाह जफ़र क्या विद्रोह का नेतृत्व करने के काबिल थे? शायद नहीं थे। नाना साहब जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, क्या उनमें ये काबिलियत थी कि वो पूरे देश के स्तर पर विद्रोह को संगठित कर पाते और विद्रोही नेताओं के साथ तालमेल बिठा पाते? तो कहने का मतलब है कि नेतृत्व और संगठन का घोर अभाव रहा है। कई बार ये बात कही जाती है कि ये विद्रोह जो था एक बिल्कुल सुनियोजित तरीके से रचा गया था। तो ऐसा कहना और ऐसा मानना बिल्कुल ही हमारे समझ में सही नहीं है। कहीं कहीं कमल और रोटी बांटने की बात जो है वो आई है, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ संगठन का अभाव रहा है, संगठन का भी अभाव रहा है। और फिर नेताओं के बीच जो समन्वय होना चाहिए उस समन्वय की भी भारी कमी रही है। अलग अलग केंद्र पर अलग अलग नेताओं ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है कि उनका एक ही लक्ष्य था, उनका लक्ष्य था भारत से अंग्रेजी शासन का खात्मा करना, लेकिन इनके बीच जो समन्वय होना चाहिए था, इनके बीच जो संचार की सुविधा होनी चाहिए थी, तो उस तरह की कोई गुंजाइश और कोई परिस्थिति नहीं बनी और ये इस विद्रोह का एक कारण बनती है। अगला जो पॉइंट है वह है संसाधन का मामला, संसाधनों की असमानता का मामला। यहाँ संसाधनों की असमानता का अर्थ यह है कि एक तरफ अंग्रेज जो है उनके पास काफ़ी बेहतर हथियार हैं, उनके पास संचार की काफ़ी बेहतर व्यवस्था है,
जो तार प्रणाली है उसको उन्होंने डेवलप कर लिया है और संचार के साधन, एक त्वरित संचार के साधन का फ़ायदा उनको मिल पा रहा है और वो शीघ्रता से जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ है और विद्रोह की व्यापकता क्या है, और फिर आसानी से दूसरी जगहों से सिपाही को भेज करके उस विद्रोह को वो आसानी से दबा पाने में सफल होते हैं। वहीं भारतीय जो विद्रोही हैं, विद्रोही नेता हैं, उनके बीच आपस में किसी भी तरह के संचार की इस तरह की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात है कि इनके पास आग्नेयास्त्र हैं, अंग्रेज़ों के पास तोपें हैं, अंग्रेज़ों के पास बंदूकें हैं, इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जा रहा है। और दूसरी ओर भारतीय जो हैं वो परंपरागत हथियारों से लड़ रहे हैं, वो अभी भी लाठी और भालों से लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि साहब ये लड़ाई जो है वो बराबरी की लड़ाई नहीं है, बल्कि गैर बराबरी की लड़ाई है। और ऐसे लड़ाई में विद्रोहियों का हार जाना जो था बिल्कुल लाजिमी था। फिर एकीकृत विचारधारा का अभाव भी एक कारण है विद्रोह की विफलता का। चूँकि अगर आप एक ऐसे विद्रोह को संगठित करना चाहते हैं जिस विद्रोह के द्वारा आप पूरे भारत से अंग्रेजी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो इसके लिए जिस तरह की तैयारी की ज़रूरत है और फिर तैयारी के साथ साथ वैकल्पिक योजना को भी आपको लाना पड़ेगा। वैकल्पिक योजना लाने का मतलब है कि ठीक है, अंग्रेज तो देश छोड़ करके चले जाएंगे, उसके बाद इस देश में आप किस तरह की शासन की व्यवस्था को करना चाहते हैं, आखिर राजा कौन होगा, किस तरह की शासन प्रणाली आप लाना चाहेंगे। तो एक जो वैकल्पिक जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, एक वैकल्पिक जो योजना होनी चाहिए थी, तो उस योजना का अभाव है, उस दृष्टि का अभाव देखा गया। और फिर यहाँ आपने देखा कि जो भी विद्रोहियों के बड़े बड़े नेता हैं, तो चाहे वो लक्ष्मीबाई हों, उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, बाबू कुंवर सिंह का भी अपना व्यक्तिगत मामला है, उनकी ज़मींदारी जो है अंग्रेजी सरकार ने क्या की है, जब्त कर ली है। फिर आपने देखा कि नाना साहब की नाराज़गी का मुख्य कारण ये है कि उनका पेंशन बंद कर दिया गया है, उनको दत्तक पुत्र मानने से अंग्रेजी सरकार इनकार कर रही है। आपने देखा कि अवध का मामला देखा कि अवध तो सब दिन से अंग्रेज़ों का मित्र राज रहा है, लेकिन अवध को भी कुशासन के बहाने क्या किया कि उसको भी अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सोच होनी चाहिए थी, है ना, तो इस तरह के सोच का अभाव दिखता है। और जो एक एकीकृत विचारधारा या दृष्टि का जो निर्माण होना चाहिए था वो नहीं दिखा इस विद्रोह में। और फिर एक और भी बात है कि विद्रोही जो थे औपनिवेशिक शासन की जो समझ थी, उस औपनिवेशिक शासन को और इसके चरित्र को सही तरीके से समझ नहीं पाए। और अगर ब्रिटिश सत्ता को अगर आप चुनौती देना था तो आपको पश्चिम के जो आधुनिक राजनीतिक तरीके थे उन तरीकों को अपनाना चाहिए था। और ये जो परंपरागत तरीका था, इस परंपरागत तरीके से आप शायद ही अंग्रेज़ों को हरा पाते। तो इस तरह से आपने देखा कि विद्रोह विफल रहा हमारा, हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसके बाद भी आपने देखा कि इसने प्रतिरोध की एक लचीली परंपरा को डेवलप करने का काम किया। मतलब कि 1857 के विद्रोह ने प्रतिरोध की एक लचीली परंपरा को डेवलप करने का काम किया। और इसके बाद आप देखें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो है ना, उसने एक नया मोड़ लिया है। इसके बाद नया मोड़ लेने का मतलब है कि आप देखते हैं कि इसके बाद बड़े राजनीतिक संगठनों की स्थापना होनी शुरू होती है भारत में। और फिर पढ़े लिखे लोगों ने भी अब इस बात को महसूस करना शुरू किया कि साहब ये अंग्रेज़ जो हैं ये बिल्कुल न्यायप्रिय नहीं है और ये भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। और उन लोगों ने राजनीतिक संगठन बना करके अंग्रेज़ों से लड़ना शुरू किया। और फिर इसी लड़ाई का ये परिणाम हुआ कि हम आज़ाद हो पाए, हम सफल हो पाए और जो 200 वर्षों की गुलामी थी उससे मुक्ति पा सके। धन्यवाद।